सम्मानित साथियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्र और स्वागत करता हूं आप सभी का राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में, जिसका विषय है भारतीय न्याय संहिता। आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर कर रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय श्री विनोद कुमार चंदक सर। आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोलाघाट, जोरहट, बरपेटा के रूप में, साथ ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार के रूप में आप अपनी न्यायिक सेवाएं दे चुके हैं। आप स्पेशल न्यायाधीश पोस्को एवं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ वर्तमान में आप रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बतौर फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी आप अपने मार्गदर्शन दे रहे हैं एवं आप NHRCCB के असम प्रदेश संरक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं और आज के इस वेबिनार में आप मुख्य वक्ता हैं। जैसा कि हमारा आज का विषय है भारतीय न्याय संहिता, जिसे पूर्व में भारतीय दंड संहिता के नाम से भी जाना जाता था और अभी के लिए नाम में परिवर्तन किया गया और भारतीय न्याय संहिता हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में भारतीय न्याय संहिता के रूप में जाना जाता है। नाम और कुछ धाराओं में परिवर्तन का आम भारतीयों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है एवं इस संहिता का मूल टेम्परामेंट समझने का आज के इस वेबिनार में हम सभी प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को इनवाइट करूंगा। आप कृपया हम सभी को मार्गदर्शित करें। तत्पश्चात मैं आज के मुख्य वक्ता को इनवाइट करूंगा। तो सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर हम सभी को संबोधित करें। समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। और आज के बतौर मुख्य वक्ता हमारे बीच माननीय श्री चांडक सर उपस्थित हैं। सर से कई बार मुलाकात हुई है फिजिकली, लेकिन आज वर्चुअली सर से मिल रहे हैं। कई बार हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन देते रहे हैं, हमारे साम टीम को लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं। इनके कुशल मार्गदर्शन में टीम बहुत बेहतरीन कार्य भी कर रही है। और आज के इस वेबिनार में चूंकि विषय भारतीय न्याय संहिता है और यह बेहद ही ज्वलंत विषय है, चूंकि रिसेंटली इसमें कई अमेंडमेंट हुई हैं और कई चीजें हुई है और बतौर न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आप कार्य कर चुके हैं और हमको लगता है कि आप इस विषय पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रकाश डालेंगे और ये हम सभी सदस्यों के लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारे बीच आप जुड़े हैं और आप पुनः आज हम सभी को मार्गदर्शित कर रहे हैं। आपका इस वेबिनार में और आज के बेहद ही ज्वलंत विषय में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे कि महोदय की बातों को और इनकी जो भी वाणी है, चूंकि ये बहुत ही ज्वलंत विषय, इनको समझिए बतौर मानवाधिकार कार्यकर्ता इसको समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही रिलेवेंट है सभी के लिए। मैं पुनः साहब का स्वागत करता हूं और आप सभी का से आग्रह करता हूं कि बहुत ही शांति तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनके विचारों को सुने और जो भी चीजें लास्ट में हम लोग जिस पे परिचर्चाएं होंगी वो साहब से आप परिचर्चाएं करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग। आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल। आप सबको सभी को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है। तो आज की हमारा जो सब्जेक्ट है भारतीय न्याय संहिता, उसके पहले हमको वी हैव टू गो टू आवर अर्लियर हिस्ट्री। इन द ईयर 1860 IPC was recommended by first Indian Law Commission chairman Mr. Lord Thomas Babington Macaulay, और वो बतौर आज भी चल रही है, क्योंकि अभी जो नई जो भारतीय न्याय संहिता आई है ये काम कर रही है केसेस which were registered after 17 1 जुलाई के बाद से जो केस आए हैं वो उस पर ये काम करेगी। लेकिन अभी भी हमारी जो पुरानी IPC है, इंडिया में 5 करोड़ केस पेंडिंग है विभिन्न अदालतों में। उन सारे की सुनवाई उसी IPC की धारा पर ही होगी कि अभी जो नए केस आ रहे हैं
ऑन द 1 जुलाई, उसमें ये जो धारा पर है वो काम आएगी। तो इसमें हम लोग प्रारंभ करते हैं, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि जो एक हमारा जो मानवाधिकार जो कार्य करता है उसके हक में उसको क्या क्या चीज दरकार है आईपीसी में, अभी इस नई संहिता में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे ताकि हमारा जो टीम हम लोग मेंटेन कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉ में एक सब्जेक्ट पर आप 1 घंटा बोल सकते हो, एक पॉइंट पर बोल सकते हो। तो हमारा जब सारा अपने पास में ये है, हम लोग देरी नहीं विलंब नहीं करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो कुछ नई नई चीजें आई हैं, जैसे एक नई परिभाषा दी गई है जेंडर की। जैसे कि पहले जानते हैं आप, जेल में 2 ही होते थे, मेल या फीमेल। जेल के अंदर प्रिजन 2 ही होते थे, मेल। बट लेकिन अभी इस नई जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें ट्रांसजेंडर को लिख किया गया है। ट्रांसजेंडर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(3) ऑफ बीएनएस में, सॉरी सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ बीएनएस में इसको परिभाषित किया गया है और उसमें इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है ट्रांसजेंडर को। इन एडिशन टू जेंडर ऑफ मेल एंड फीमेल, अर्लियर we had only 2 gender, male and female, but now this gender has been added in the new भारतीय न्याय संहिता। उसी तरह the word child has been defined in the new BNS section 2 subsection 3। ये एक नया प्रोविजन है, उसमें बताया गया है कि चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो भी बच्चा 18 साल से नीचे है ही विल डिफाइंड एज चाइल्ड। उसी तरह एक नया शब्द इसमें जोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल का युग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड से काम करता है। थोड़ा हम भी इस पर पीछे, मैं तो पीछे हूँ क्योंकि पीछे होने के कारण मैं 10 मिनट हो गया ज्वाइन करने में। लेकिन नई जो संहिता है उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल। पहले हम लोग समझते थे कि डॉक्यूमेंट में ओनली फिजिकल रिकॉर्ड, ओनली रजिस्टर, पन्ने, ऑर्डर। लेकिन आजकल बोलते नहीं, इट विल इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड। तो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड है इट विल इंक्लूडेड इन एज डॉक्यूमेंट। देन एक नई बात हो रही है कि जज, हु इज ए जज। जनरली हम लोग समझते हैं कि जो कोर्ट में जजमेंट देता है वही जज है। तो यहाँ थोड़ी जो परिभाषा को थोड़ा एक्सपेंड किया गया है और ये बताया गया है जो भी आदमी, जो भी ऑफिसर, जो भी बॉडी ऑफ ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू रेंडर सच जजमेंट ही इज अ जज। देन पनिशमेंट की बात है। जनरली आईपीसी में पहले हमारे पास 5 पनिशमेंट थे, डेथ, फांसी, नंबर 2 इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, 3 नंबर था इम्प्रिजनमेंट फॉर विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस, रिगोरस एंड सिंपल। वो शारीरिक परिश्रम का पनिशमेंट भी हो सकता था और विदाउट शारीरिक परिश्रम का भी पनिशमेंट हो सकता था। और नंबर 4 प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता था पहले और लगता फाइन। लेकिन यहाँ पर इस बार इस भारतीय न्याय संहिता में एक पनिशमेंट और जोड़ा गया है, वो है कम्युनिटी सर्विस। वो है कम्युनिटी सर्विस, हम उस पर बात करेंगे। इसके लिए ये मतलब आप तो सोचेंगे कि क्यों इसको इन्होंने ऐड किया है। तो एक्चुअली क्या जेल में इतने कैदी भर्ती हैं, जेल में जाओ, चाहे छोटा सा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, हमारी जो मतलब इंफॉर्मेशन है हर एक जेल में कुछ कैपेसिटी है उससे बेसिक कैदी पर रहते हैं।
कुछ तो कैदी को वहां रखना जरूरी है, कोई मर्डर है, कोई रेपिस्ट है, या कोई उसने सीरियस ऑफेंस किया है। लेकिन कुछ कैदी ऐसे हैं जैसे कुछ ने शराब पी के हल्ला किया रास्ता में, या किसी को हल्का सा कोई मार दिया, उसने हर्ट कर दिया, तो कोर्ट को वो पावर है कि केसेस दे कैन आस्क द एक्यूज टू गो फॉर कम्युनिटी, और उसमें बताया गया है जो सर्विस होगी वो सारी पब्लिक के लिए लाभदायक होगी। इट इज कॉल्ड कम्युनिटी सर्विस। ये जो होते हैं पेटी ऑफेंस होते हैं, जैसे नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन, अटेम्प्ट टू कॉम्पेट, टू कंपेल और रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पेटी थेफ्ट ऑन रिटर्न ऑफ थेफ्ट मनी, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन, डिफेमेशन एक्सेट्रा केस में इसको कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर कर सके जो गुनाहगार है। बीएनएस में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। बीएनएस में दिस कम्युनिटी सर्विस हैज नॉट बीन डिफाइंड। इट इज डिफाइंड इन एक्सप्रेशन 2 सेक्शन 23 of to mean the work which the court may order a convict to perform as a form of punishment. क्या बोला गया है? सर, इसको बोला गया है। सर आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से इंटरप्शन हुआ है, कृपया अब मैं आवाज आ गया? जी सर, जी आ रही है सर। कभी कभी थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि नेटवर्क वीक है। जी सर, जी। मैंने इसलिए मैंने दो काम किया। मैंने वाईफाई प्लस मेरा जो मोबाइल नेटवर्क दोनों को चालू रखा है ताकि कहीं से भी आते रहे। एनीवे, तो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन नहीं किया गया है बीएनएस में, लेकिन जो पब्लिक के लिए हित में हो वो काम को लोग इन्होंने डिफाइन किया एज कम्युनिटी सर्विस, और उसके लिए उसको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा उसको। देन अब एक बात होती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है। हमारे जो हम लोग जो कोर्ट में ऑर्डर करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ उसको आजीवन कारावास बोलते हैं हिंदी में। लेकिन होता क्या है, सरकार को ये पावर है, सरकार चाहे तो एक आदमी को आईपीसी के अंदर यदि उसने 14 साल सजा काट ली है, तब वो रिपोर्ट देखकर, उस आदमी का चाल चलन देखकर उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसको हम लोग उसको छोड़ सकते हैं सरकार, एज पर पहले की आईपीसी में। लेकिन अभी जो नई जो आई है उस पर सेक्शन 474 और भारतीय न्याय संहिता में डेथ सेंटेंस को भी सरकार चाहे तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक कर सकती है। यदि किसी आदमी को फांसी हुई है तो उस आदमी को सरकार चाहे तो उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकती है। अभी न्याय जो नई वाली जो न्याय संहिता है, पहले था कि जो लाइफ जो आजीवन कारावास था उसका टर्म था 14 साल, लेकिन अभी टर्म को कम कर दिया गया है। अभी ये टर्म हो गया 7 साल। मतलब 7 साल के बाद गवर्नमेंट चाहे तो उसका जो सेंटेंस है कम कर सकती है।
बाकी जो है वो हमारे इतने काम के नहीं है, तो आई विल स्किप इट टाइम बचाने के लिए। तो नेक्स्ट जो अभी इम्पोर्टेंट चीज है, पहले था कि यदि कोई आदमी जेल नहीं जा रहा है, यदि कोई आदमी फाइन नहीं दे पा रहा है तो उसको फाइन देना पड़ता था। तो फाइन नहीं दे रहा था तो उसको जेल भेजते थे हम लोग। अभी कोई आदमी यदि, उसके बदले भी ये व्यवस्था की गई है, ही मे बी गो फॉर कम्युनिटी सर्विस। यदि कोई अपराधी है, यदि कोई अपराधी है और जिसको नहीं दे पा रहा है तो उसको हम लोग कोर्ट वाले उसको सर्विस, और यदि उस आता नहीं है तब उसको जेल भेजा सकता है। ये एक नया सेक्शन आया इसमें, नई वाली भारतीय न्याय संहिता में। देन पहले सेक्शन 105 आईपीसी में हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की परिभाषित किया गया था। सेक्शन 43 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड आइदर आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनसेट। मतलब पहले वर्ड यूज किया गया था हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, आईपीसी में वर्ड यूज था हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, लेकिन अभी सेक्शन 42 ऑफ बीएनएस कहता है कि हाउस ब्रेकर नहीं है यदि आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद और सूर्य निकलने पहले, बिफोर सनराइज ऑफेंस किया जाता है तो दैट इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। यहाँ एक बड़ा सेक्शन इस पे अच्छा चेंज किया गया है कि कुछ जो हमारे जो एंटी नेशनल तत्व है, रहते विदेश में हैं लेकिन वो घटना करते हैं इंडिया में अपराध करते हैं, तो उनके लिए भी है सेक्शन 48 ऑफ बीएनएस एक नया सेक्शन है। उसमें कहा गया है यदि कोई आदमी बाहर रहकर, इंडिया के बाहर रहकर यदि कोई अपराध को एबेट करता है, उसको उकसाता है, तो उस आदमी के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन हो सकता है। जैसे कि हालांकि वो आदमी इंडिया में नहीं है तो उसके अंदर हम उसको ट्राई कर सकते हैं इंडिया में। देन एक बहुत बड़ी समस्या इंडिया में है कि रेप केस काफी यहाँ पर है। रेप केस में क्या हो रहा है कि जजमेंट नहीं आ रहा है, कभी देरी होती है, कभी डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट देता नहीं है। तो इस नई जो न्याय संहिता है इसमें काफी कुछ अच्छे प्रोविजन रखे गए हैं। जैसे के लिए पहले ये था कि एक्सेप्शन टू सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट by his own wife, the wife not being under 18 years of age is not rape. Under section 335 IPC the age limit was 15 years. पहले ये था कि यदि 15 साल से कम यदि वाइफ है उसके साथ हस्बैंड सेक्सुअल ऑफेंस करता है, इट वाज पनिशेबल। लेकिन अब इसकी उम्र बढ़ाकर 18 साल से नीचे होना चाहिए। देन इसमें नया सेक्शन ऐड किया गया है, सेक्शन 69। वो बोलता है यदि कोई आदमी धोखे से किसी स्त्री को किसी प्रलोभन से शारीरिक संबंध करता है, प्रलोभन जैसे उसका प्रमोशन हो जाएगी, उसको शादी कर लेगा, या उसकी इच्छा से कोई वो करता है, वो तभी भी पनिशमेंट उसमें 10 साल का दिया है। इसमें जो इन्होंने वर्ड यूज किया है डिसीटफुल मीन्स, उसमें बताया है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, इंड्यूसमेंट और मैरिज आफ्टर सप्रेसिंग आइडेंटिटी। ये एक बड़ी बात है कि कोई आदमी बदलकर, धर्म को छुपाकर किसी और विश्वास दिलाता है कि वो उसको शादी कर लेगा, वो उसी धर्म का लड़का आदमी है, उससे सहवास करता है, उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसके लिए 10 साल की सजा इसमें
दी गई है। पहले गैंग रेप उम्र थी 12 साल की, यदि लड़की 12 साल से छोटी है, यदि गैंग रेप होता है तो उसके लिए पहले था कि सेंटेंस था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कि 16 साल से नीचे हो लड़की तब भी उसकी डेथ सेंटेंस हो सकती है। तो ये एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, पहले की जो उम्र थी 12 साल उसको बढ़ा अब कर दी 16 साल। मतलब यदि लड़की 16 साल से नीचे उम्र की है और उस गैंग रेप होता है तो कोर्ट चाहे तो उस एक्यूज को डेथ सेंटेंस मुकर्रर कर सकता है। सेक्शन आया है सेक्शन 95 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कहता है यदि कोई आदमी 18 साल के बच्चे या बच्ची को अपने काम के लेता है और वो बच्चा यदि कोई गलत काम करता है तो उसके लिए उस आदमी को उस गलत काम की जो सजा होगी उसके लिए। मतलब जैसे क्या हो रहा है, असम में बता रहा हूँ मैं, सिलचर वगैरह में जहाँ ये इंटर जो बाउंड्री है वहाँ क्या होता है, कभी कभी ये जो होते हैं गैंग जो होते हैं, दे यूज स्मॉल चाइल्ड और चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उनके द्वारा वो लोग ये ड्रग्स पास करते हैं और कुछ करते हैं, मतलब जो कोई पकड़े भी जाए तो कोई सजा को। तो उसके लिए ये किया गया है, यदि कोई आदमी whoever hires, employ or engage any person below the age of 18 years to commit an offence shall be punished for life with imprisonment of either prescription or fine provided for that offence as the offence has been committed by such person help। वो बच्चा यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसका सजा मिलेगी जिसने उसको उस काम में लगाया। ये एक नया सेक्शन है। देन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन मॉब लिंचिंग का, लोग काफी जगह हम लोग सुनने में आता है, पेपर में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि भीड़ जमा होकर किसी आदमी को मार देती है कोई भी कारण से। तो इसके लिए एक सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 ये नया प्रोविजन है। इसमें कहा गया है when a group of 5 or more persons, यदि 5 और उससे बेसी आदमी यदि उनका एक ही मकसद का मर्डर करते हैं, कोई जाति के लिए, धर्म के लिए, कम्युनिटी के लिए, और कोई लड़का लड़की के लिए, प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, लैंग्वेज के लिए, पर्सनल बिलीफ के लिए, और अदर ग्राउंड ईच मेंबर ऑफ ईच, तब उस सारे वो जो आदमी 5 और जो बेसी आदमी है लायबल है विथ डेथ, उनको फांसी सजा हो सकती है, और विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शेल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो ये एक नया सेक्शन इसमें ऐड किया गया है और काफी प्रशंसनीय ये सेक्शन है। देन हम लोग अब आ जाते हैं, हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ये चर्चा में रहा ये सेक्शन है 105 बेस। ये कहता है यदि ये जो कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सपोज किसी ने ट्रक से किसी को एक्सीडेंट किया और वो वहां से भाग गया और उसको कोई खबर दी नहीं पुलिस को, तब उस केस में जो सजा होती है 5 साल, तो उसको 10 साल सजा मिल सकती है, डबल कर दी गई है। लेकिन there is a provision for lesser punishment if the accused goes to police to report। यदि जो अभियुक्त है यदि पुलिस को यदि सूचना देता है the case and takes the victim to the hospital for medical treatment, यदि उस जो विक्टिम है उसको यदि वो ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता है तब उस केस में हो सकती है। ये मैं जब वकील था असम तेजपुर में, मेरा दोस्त था पुलिस का था, उसने क्या किया, यहाँ एक फंक्शन होता है बिहू असम में,
उस व्यू में उसने बेसिक कर ली और थाना में गया और बोला कि मार दूंगा मारी दी इन एसएमएस, और कहीं उसने गोली चला दी। तो गोली चला दी, एक कांस्टेबल था, उसके पाँव सर थोड़ी नेटवर्किंग में गोली लग गई, उसका सारा नशा उतर गया। वो हाथों हाथ उसको लेके भागा हॉस्पिटल। सर नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, संभवतः आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। सर आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए कृपया। अभी जी सर आ रही है बस। हाँ सर, आप जो ये स्टोरी बता रहे थे सर लास्ट में, वो सर आप आ रहे फिर ना? से रिपीट कर दें, वो प्रॉपर समझ नहीं पाए हम लोग। जी हाँ ठीक है। मतलब मैं जब वकील था, नया नया वकील बना था तेजपुर में, आसाम में, मेरा एक दोस्त था, पुलिस का बंदा था वो। उसने एक बिहू के फंक्शन, मतलब यहाँ फंक्शन, एक वो त्योहार आता है बिहू, हम लोग जब कहते हैं ना मकर संक्रांति, तो यहाँ एक फंक्शन होता है बिहू को हम लोग बिहू बोलते हैं, माघ बिहू बोलते हैं। तो उस बिहू में वो डीसीपी थाना में गया, हाथ पे उसका राइफल थी, मार दूंगा करते उसने गोली चला दी। जब गोली चल गई तो एक गोली लग गई एक कांस्टेबल के पाँव में, उसका सारा नशा टूट गया। उसको लेकर हाथों भागा सिविल हॉस्पिटल। बाद में केस मेरे पास आया उसकी जमानत के लिए, वो जेल में था। तो मैंने ये आर्गुमेंट किया कि जो घटना तो हुई मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। मैंने वर्ड यूज था श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जब बाबरी मस्जिद की घटना हुई तो उन्होंने वर्ड यूज किया था मोस्ट अनफॉर्चुनेट। मैंने वर्ड यूज किया बिफोर द सीएम कि जो घटना हुई वो तो मोस्ट दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन आप उसका कंडक्ट देखिए। घटना करने के बाद तुरंत वो उसको लेकर कंधे पे लेकर भागा है, और वो कम से कम 400 मीटर भागा, 400-500 मीटर, क्योंकि थाने 500 मीटर की दूरी पर थी। एंड ऑन दैट ग्राउंड आई गॉट द बेल। तो इसके लिए ये जो नया प्रोविजन हमने इसको पहले यूज किया था, अब ये नया प्रोविजन आ गया। अच्छा, देन एक और है डेथ कॉजिंग और ऑफ नेग्लिजेंस। यदि कोई आदमी असावधानी से सर मैं एक थोड़ा सा पूछना चाहूँ सर, नए प्रोविजन में क्या प्रावधान है सर, थोड़ा सा मार्गदर्शित करें। इसमें अभी ये कि यदि कोई आदमी रिपोर्ट करता नहीं है पुलिस को, या कोई उसको ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता है, तो उसकी 5 साल तो डबल होकर 10 साल हो जाएगी, नए प्रोविजन में डबल हो जाएगी। लेकिन वो लेके जाता है तो जी जी सजा कमती हो जाएगी। ये जी एक सेक्शन और है, सेक्शन 106 सब सेक्शन 1। वो कहता है यदि कोई whoever the causes the death of any person by doing any rash or negligent driving, negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment for a time that is इसमें extended to 5 years. The new law increases the punishment for causing death by negligence from a maximum of 2 years to a maximum of 5 years. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, पहले जब कोई आदमी एक्सीडेंट करके आदमी को मार देता था तो उस पर सजा थी 2 साल और उसको बेल मिल जाती थी, दैट वाज अवेलेबल सेक्शन। लेकिन नाउ इट बीन मेड नॉन बेल। यदि कोई जानबूझ के किसी आदमी को मार देता है, उसकी सजा 5 साल हो गई है, पहले 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तो जो भी गाड़ी में चलाते हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सजा बढ़ चुकी है। और इसमें बोल रहे हैं कि यदि कोई आदमी किसी आदमी की मृत्यु कर देता है बाय नेग्लिजेंट एक्ट, तो उसको उसके लिए सजा 2 साल से बढ़कर 5 साल हो जाएगी। एंड दिस चेंज रिफ्लेक्ट्स
a stricter approach to cases of negligence resulting in death. क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, खाली दिल्ली में ही बहुत सारे केस खाली इसी पर थे, डेथ हो गई आदमी की ड्यू टू एक्सीडेंट। एंड नॉट ओनली दिल्ली, अभी रिसेंटली अब आपने सामने देखा होगा, न्यूज में एक न्यूज आई थी बॉम्बे की, वहां किसी ने, एक लीडर के बेटे ने या लीडर ने खुद नहीं किसी को मार दिया था, गाड़ी से रौंद दिया था। तो इसके लिए अभी ये नया सजा इसमें लगाई गई है। देन ये भी लिखा है, यदि ड्राइवर को डर हो कि यदि उसको पब्लिक उसको मार सकती है, उसको नुकसान सकती है, तब उसकी सजा बेसी नहीं होगी, जो सजा वही रहेगी। और वो खाली उसको कंडीशन ये है कि ही हैज टू रिपोर्ट टू द पुलिस। जब उसको मौका मिले उसको पुलिस रिपोर्ट करना कि भाई घटना हो चुकी है लेकिन मैं भाग के आ गया, ये आप अपना एक्शन ले लीजिए। देन क्योंकि लिखा है कि इंस्टेंट हिट एंड रन केस जो मैं बता रहा हूँ काफी बढ़ चुके हैं इंडिया में। और एज पर दिल्ली रोड केस रिपोर्ट ऑफ 2021 देयर वर 555 केसेस। दिल्ली रोड केस रिपोर्ट की मुताबिक 555 केस हुए, 46% केसेस वेयर द वो गाड़ी किसी आदमी को मार के चली गई। और आप जानते ही हो कि इन दैट केस जो मृतक है या जो इसको नुकसान हो चुका है उसकी फैमिली को एक फॉर्म भरा बिफोर डिप्टी कमिश्नर, उसमें उसको कुछ उसको कंपनसेशन दिया। कंपनसेशन बहुत कमती है, लेकिन अभी नया जो न्याय संहिता इसमें इसका केयर किया गया है और इसमें सारे प्रोविजन अच्छे रखे गए हैं। देन ये बहुत अच्छी है कि सेक्शन 106/2 has been introduced to cover the hit and run accidents and to ensure reporting of accidents immediately. This has been introduced with an aim to save the victim in the critical golden hour. ये वर्ड यूज किया गया गोल्डन आवर, कि जब घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो आदमी जो घायल होता है उसके लिए वो प्रथम 1-2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट आवर्स आर कॉल्ड गोल्डन आवर। और ये गोल्डन आवर जो वर्ड यूज किया गया है, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 2019 सन में, तो ताकि वो आदमी बच सके। यदि वो खबर देगा जो उसने हिट किया है तो आदमी वहां पर उसको ही विल टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, तो उसके आदमी जान बचने की चांस बहुत बेसी होती है। तो ये गोल्डन आवर का जो कंसेप्ट है, गोल्डन आवर में आदमी को ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है, इसके लिए प्रोविजन किया गया है। देन मैंने जब ऐसा बताया था कि पनिशमेंट अंडर सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 is not mere by virtue of driver escaping from the scene after the incident to escape the wrath of bystanders who might mob lynch him. Offence is committed only if he escaped from scene with non-reporting by him to police or magistrate soon after the incident. कुर्बानी तो कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन उसको he has to report to the magistrate or police. तो ये एक अच्छी चीज है, इसमें ये चीज आई है। देन यदि कोई डॉक्टर है, रजिस्टर्ड, यदि उसकी गलती होती है, यदि कोई काम करता है जिसके लिए पेशेंट को भुगतना पड़ रहा है, तो उसकी सजा 2 साल की थी एंड को उसको ये नया प्रोविजन है, उसमें उसकी सजा मुकर्रर की गई 2 साल के लिए। देन एक वर्ड था इंसेंट पर्सन, आईपीसी में पहले वर्ड था इंसेंट मतलब पागल आदमी, और इडियट इन सेक्शन 305 ऑफ आईपी। अब उसको हटाकर इन्होंने नया वर्ड आया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड अनसाउंड है, माइंड माइंड वो मतलब सोच नहीं पाता हो, तो वर्ड अभी हटा दिया गया। इंसेंट पर्सन और इडियट को हटा दिया गया है, इसको हटाकर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हमारे नई जो भारतीय संहिता उसमें आया गया। देन हम लोग पाते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर, आदमी कभी
वो चेष्टा करता है उसको मार दे, लेकिन मार नहीं पाता है, तो उसको हम लोग अटेम्प्ट मर्डर जो धारा है 307 IPC में, उसमें हम उसको चार्ज करके उसको ट्राई करते हैं। लेकिन इसमें नहीं था, इसमें फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर बाय लाइव कन्विक्ट, लाइव कन्विक्ट यदि कोई अटेम्प्ट करता है, एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की जिसमें उसने वो मार दिया था, पहले वो उसको सजा हो गई थी, उसने फिर उसको मारा, वो यहाँ पर उसको दे हैव टेकन केयर फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर द लाइव बाय लाइव कन्विक्ट BNS provides for death with imprisonment for life, which shall mean the remainder of the person natural life. तो वो उसकी नेचुरल लाइफ खत्म हो जाएगी इस सजा से। और इस नई जो ये जो न्याय संहिता है, सर नेटवर्किंग प्रॉब्लम संभवतः फिर से है। जी सर, आपका माइक ऑन कर लीजिए सर। हाँ मैंने कर लिया। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम 2 आदमी या बेसी जो करते हैं तो उनके लिए ये धारा एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 2 ही काफी है एज पर ऑर्गेनाइज क्राइम की जो डेफिनेशन पे है। और उन्होंने वर्ड यूज किया है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज। यदि वो एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मैंने बताया था पहले कि किडनैपिंग की, रॉबरी की, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कंट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, तो उसे कुछ हो सकती है। और एक और वर्ड यूज किया गया है इकोनॉमिक ऑफेंस, which includes criminal breach of trust, forgery, counterfeiting of currency notes, bank notes and government statements, hawala transaction, mass marketing fraud, or running any scheme of to defraud persons, or doing any act in any manner with a to defraud any bank or financial institutions. तो इसके लिए सारा कुछ जो ऐड किया गया है और ये ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 111 ऑफ BNS में सम्मिलित है। देन एक नया जो सेक्शन उन्होंने लगाया है टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 113 ऑफ BNS। तो जानते हैं सेक्शन 113 जो BNS का है वो बोलता है whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people of any section of people in India or in any foreign country by using bombs, बम यूज कर रहा है, डायनेमाइट जो चला रहा है, और अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस की जो भी है, तो वो एक्टिविटीज विल बी इंक्लूडेड इन द टेररिस्ट एक्ट। और इसके लिए उसको ये पनिशमेंट उसके लिए डेथ ऑफ एनी पर्सन बी पनिश्ड विथ डेथ। यदि किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए डेथ है, डेथ होती है तो उसके लिए इम्प्रिजन ऑफ लाइफ भी हो सकती है एंड लाइफ फाइन भी होगा इसमें। तो एक नया सेक्शन इसमें ऐड किया गया इन्होंने, सेक्शन 113 ऑफ BNS। देन एक ये पहले था कि एक आदमी को किसी ने घायल कर दिया, आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया, तो पहले 20 दिन होते थे तो हम लोग मानते थे कि वो उसको आदमी को वाकई में गहरी चोट लगी है। वो 20 दिन को घटाकर उसको 15 दिन कर दिया गया है। सेक्शन 117 सेक्शन 3 एंड 4 में हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है। प्रोविजन है। हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है सर, आप कंटिन्यू रखें। अरे
तो वो जो पहले जाना पड़ेगा उसको, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। अब वो दिन कमा कर उसका दिन कर दिए गए हैं, और उसको माना जाएगा कि उसको ग्रीवस हर्ट लगी है, गहरी चोट लगी है, और उस चोट पर को उसको बेल नहीं होगी। Then, एक नया सेक्शन 117(4) मैंने कहा था आपको पहले कि मॉब लिंचिंग, मैंने कहा पहले भी कहा था, एक यदि ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स मिल के यदि काम करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, ग्रीवस हर्ट पहुंचाते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रेस, उसकी जाति, उसकी कोई कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ का नहीं है बाहर का है, कोई भाषा के ऊपर, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर अदर ग्राउंड, तो उसका हर एक आदमी, उस ग्रुप का हर एक आदमी उस अपराध के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, और उसको 7 साल की सजा है और फाइन भी हो सकता है। जी सर। देन काफी सारे जो फाइन पहले बहुत अमाउंट कम थे, जैसे कि पहले फाइन था 1000 रुपया, तो उसको 5000 कर दिया गया है, 500 था तो 1000 कर दिया गया है। काफी फाइन अमाउंट काफी बढ़ गए अभी, पहले बहुत बिल्कुल कम था सर। फाइन। सर एक सवाल मेरा यहीं पे पहले था, आपने पहले एक जी सर सिंपल हर्ट के लिए, सर मेरा एक बोलिए। सवाल था यहीं पे, जो आपने सर पहले हमें बताया कि बीएनएस की किसी धारा के अंतर्गत फाइन नहीं देने की स्थिति में जेल भेज दिया जाता था, तो अभी के लिए क्या उसमें प्रावधान था सर? हाँ उसमें थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो हम सभी सुन नहीं पाए। मान लीजिए कोई आरोपी है जिस पर फाइन लगाया गया है कोर्ट के माध्यम से, और वो फाइन देने में असमर्थ है, जी, तो अभी जो नई भारतीय हाँ, न्याय संहिता है इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए सर। उसमें हो गया ना, छोटे मोटे केस में उसको कम्युनिटी सर्विस की सजा दी सकती है, छोटे मोटे सर केस में। कम्युनिटी सर्विस को थोड़ा सा विस्तार से बता देख दें। लीजिए वो, ठीक है, हम लोग वापस उस बात है। नई धारा है जो पहले मतलब नहीं थी पहले, ये जो कम्युनिटी सर्विस है इसमें हाँ, Section 4 of BNS, subsection 4 and 5 of Section 8 of BNS provides for causing imprisonment in default of community service and fine of community service default in presence of. Under all law, for payment of fine, जैसे यदि फाइन 50 रुपये था तो उस पर सजा थी 2 महीने की। यदि फाइन था पहले 100 रुपये, वो दे नहीं पा रहा है तो उसके लिए सजा थी 4 महीने की। और अदर केस में इम्प्रिजनमेंट जहाँ 6 महीने से बेसी था या उससे कम था, तो लेकिन अब बीएनएसएस में क्या हो गया, ये फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 की जो फाइन है, और उस केस में कन्विंस का ऑर्डर किया जा सकता है, और वो नहीं करता तो फिर उसके लिए 2 महीने की सजा होगी उसको। फिर उसमें और भी लिखा है 10,000 से नीचे फाइन है उसमें भी कम्युनिटी सर्विस हो सकती है, नहीं तो यदि वो सर्विस नहीं करता है तो उसके लिए सजा बताई गई है 4 महीने। और इन एनी अदर केस इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, फाइन के लिए 1 साल से बेसी मतलब फाइन आपको उसको नहीं दे सकते। ये सेक्शन जो है आपका, ये सेक्शन 8 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है, बिल्कुल सर बिल्कुल। उसमें है। सर पहले कुछ आईपीसी कुछ में खाली वो, बिल्कुल सर। सर थोड़ी ये समय की सीमा भी है और हमारे कई बोलिए। पदाधिकारियों के कुछ सवाल भी हैं, तो हम जी जी सर। जी सर हम कुछ लोग अपने सवाल पे हम्म। देते हैं, आप पूछिए सवाल।
सर एक संक्षिप्त में जैसे एक सवाल जो कॉमन सवाल है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है इस संहिता में जो परिवर्तन के बाद हमारे आम भारतीयों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर ये आप मतलब आपके माध्यम से हम सभी समझ पाएंगे कि वो कौन सा ऐसा बिंदु है, ये नाम बदलने से या जो भी इसमें कई प्रावधानों में चेंजेस लाए गए, वो ऐसा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप किसे मानते हैं जिसका हमारे भारतीयों के आम जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो? मेरे हिसाब से एक तो डिले थी, पहले कोर्ट में जो डिले होती थी, हालांकि ये आईपीसी में नहीं, सीआरपीसी में, मतलब जो है ना वीएनएस जो होता है, जी वीएनएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था संहिता 2023, तो उसमें काफी टाइम वेट कर दी गई है। जैसे कॉपी देने की समय बांध दी गई है, चार्ज फ्रेम करने की समय सीमा बांध दी गई है, पुलिस को चार्जशीट देने की समय सीमा बांध दी गई है। तो उस हिसाब से क्या हुआ, पहले से एक नया एक जो कंसेप्ट आया है, पहले कंसेप्ट तो एक्यूज्ड, पहले कौन था जो अभियुक्त था उसके तरफ बेसी मतलब फेवर में था, लेकिन अब जो विक्टिम है उसके फेवर में है। जो नए 3 कानून आए हैं उसमें आप यदि आपका सही है तो उस पर सारे जो हमारे जो सारे जो नागरिक है, जो अच्छे नागरिक है, सबके ऊपर फर्क पड़ेगा और आदमी के मन में कार जरूर आएगा उसमें। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा है। प्लस पेंडेंसी कमेगी, पेंडेंसी जो है कोर्ट में केस, वो टाइम पर कमेगी, कुछ कमती होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 100% नहीं, कुछ कमती होगी। ठीक है, आप में से किसी अन्य और बोलिए। पदाधिकारी के कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। तब तक सर एक आपने प्रावधान की बात कही, जैसे एक्सीडेंट में कोई किसी व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य मान लीजिए किसी सड़क पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो दो तरीके से, एक तो गोल्डन आवर में हमारे पदाधिकारी अगर संपर्क में है तो संबंधित जो व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सर मुआवजा, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गया है या उसकी मृतक हो गया है तो उसको मुआवजा किस तरह से दिलवाया जाएगा, इस पर थोड़ा सा एक बार फिर से प्रकाश डाल दीजिए सर। एवं इसके अलावा आप में से किसी पदाधिकारी को कोई सवाल पूछने हैं तो आप राइज हैंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, माइक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम आपका माइक इनेबल कर देंगे। जी सर। देखिए, 2 तरीका है मुआवजा के। एक तो जो हमारी जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ही है, यदि आपको गाड़ी का नंबर पता है तो उससे सारा मालिक ड्राइवर उसके ऊपर आप केस कर सकते हो, आप एमएससीटी कोर्ट में केस कर सकते हो। इनकेस सपोज गाड़ी भग गई, हिट एंड गाड़ी पे चली गई है, आप नंबर नोट नहीं कर पाए, ऐसा काफी होता है। रात के अंधेरे में कोई गाड़ी आके आपको टक्कर मार के चली गई, अब आप उसका नंबर भी देख नहीं पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो उसमें। तो वो एक लंबा प्रोसीड्यूर है, मैंने भी कोई अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरे को जो है डिप्टी कमिश्नर ने, उनके पास फंड रहता है, उनको बताया गया है कुछ फॉर्म को भरने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं विक्टिम को, सर ताकि उनको कृपया फिर मुआवजा से मिल जाए। मैं बता रहा हूँ मेरे सर कृपया फिर से बोलिए। रिपीट कर दीजिए सर, वो क्या है, नेटवर्किंग वीकनेस के कारण वो ठीक से समझ में नहीं आया सर। देखिए, 2 तरह होते हैं मुआवजा के लिए। एक तो होता है जब आप गाड़ी नंबर आप नोट कर सकते हैं, किस गाड़ी ने आप ठोकर मारी है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आप अपना केस एमिट करते हैं एमएससीटी कोर्ट में। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, और जहां पर नहीं है वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज उसको वो केस लेता है। जैसे मैंने जोहाट में लिया हुआ है, बरपेटा में लिया हुआ है, काफी है उस पर। लेकिन सपोज गाड़ी आपको मारकर चली गई, गाड़ी आपके भाई को मारकर चली गई रात के आने में, रात के 1 बजे 2 बजे, आप उसका नंबर नोट नहीं कर पाए, अब किस गाड़ी ने मारा है, आपने खबर दी पुलिस को, पुलिस उस गाड़ी को निकाल नहीं पाई, लेकिन आपको चोट तो लगी है, तो आपकी ड्यूटी अभी ये है, आप हथौत को रिपोर्ट कराइए पुलिस में, करा कर आपको जो चोट लगी आप करके आप डीसी के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाकर उनका कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए, और उस केस में हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे ह्यूमन राइट्स इसके एनएचआरसीसी के, उसको हेल्प कर सकते हैं ताकि उसको मुआवजा मिले। तो मेरे को बताया गया डीसी के पास काफी फंड रहता है, और ये आदमी में उस फंड का यूज नहीं हो रहा है इंडिया में, प्राय हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है जी। तो सर इस फंड के लिए मतलब कहाँ कहाँ जाना चाहिए सर? क्लियर नाउ?
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आप जाइए, वहाँ उनका फॉर्म होता है, प्रेस्क्राइब फॉर्म है, आपको सारा वो भरना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पुलिस रिपोर्ट वगैरह की जो रिपोर्ट कॉपी है, आपने जो ट्रीटमेंट कराया वहाँ देकर उसको डीसी को वो ऑथराइज्ड है, वो फंड वो पेमेंट कर। बिल्कुल, तो हमारे पदाधिकारी जब भी ऐसा कोई पीड़ित हमने को बताया गया काफी फंड वो पड़ा रहता है ऐसे, बिल्कुल क्योंकि जानकारी नहीं है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, तो हमारे हाँ, हम पदाधिकारी लोग उसको कभी हम लोग ऐसा हेल्प कोई कर विक्टिम सकते उन्हें हैं, मिलता है, पीड़ित हम लोग मिलता करना है। ही चाहिए, हम्म। और मेरा जरूर हेल्प करते बिल्कुल, होता क्या है कि कई बार गरीब व्यक्ति हैं, होता है, उसका करना सड़क पे चाहिए, एक्सीडेंट हो करना गया चाहिए। और उसको कोई इस तरह के मुआवजे भी नहीं मिलते, उससे कहाँ जाना चाहिए ये भी पता नहीं होता है। तो एज ए एनएचआरसीएसबी वर्कर हमारे पदाधिकारी या सामान्य सदस्य भी हैं, तो वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और संबंधित जिले के फंड से उन्हें कुछ मुआवजा दिलवा सकते हैं परिवार को। तो ये एक अच्छा वो है। बिल्कुल, आप में से किसी अन्य पदाधिकारी को कोई सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं सर आपको मेरा एक सवाल था। मैं बता रहा था। प्रभात सर सुन पा रहे हैं? एसएन झा बोल रहा हूँ बिहार से। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गेस्ट जो भी हैं सर से, क्योंकि मैं लेट से जुड़ पाया हूँ, तो मेरा एक सवाल था सर से कि किसी अपराधी को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और कस्टडी के दौरान वो क्या होता है कि वो गाड़ी से कूद कूद जाता है और उस एक्टिविटी में उसका मौत हो जाता है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन दोषी है या नहीं है? अगर वो दोषी है तो हम किसको, अगर एनएचआरसीसीबी में एप्लीकेशन इनिशिएट किया गया है तो हम किसको इसके लिए अप्रोच करेंगे? कुछ करेंगे। देखिए इस बार ये वाज अंडर लॉफुल कस्टडी और वो कूद के मर गया। आपका 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 ये तो क्वेश्चन है। जी जी, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने आपका के ये तो बाद क्वेश्चन है कि वो ही वाज अंडर पुलिस कस्टडी, जी पुलिस कस्टडी के दौरान उसने जम लगा जी दी गाड़ी से और कूद के मर गया। जी तो मेरा हम लोग को वो एंड पूछना पड़ेगा उसमें कि वो खुद तक को ऐसा कोई काम किया जिस पे पुलिस से पुष्टि नहीं कर पाई, और पुष्टि कर पाती नहीं, उसने नहीं किया, तब हम लोग हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग रीट फाइल कर सकते हैं, हम लोग उसको कंपोज मांग सकते हैं। और बहुत सारे केस में जब 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 पुलिस कस्टडी में उसकी अभी तो ये तो हमारे अभी आसाम में अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक कोई जजमेंट है। विक्टिम का आरोप है कि जब उनको अरेस्ट किया गया था तो वो सुरक्षित था और पुलिस जो है उनसे प्रताड़ित करके, और ऐसा विक्टिम का आरोप है उनके परिवारजनों का। और लेकिन पुलिस का कुछ और बयान है कि उनके सामने में उनको ले जाने के दौरान जो है वो कूद के मर गया। ठीक है, मतलब दो 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 उनका अलग वर्सन है, इनका अलग वर्सन है, तो वो कोर्ट देखेगा वो कि फैक्ट क्या है, असल फैक्ट क्या है, तो कोर्ट फैक्ट देख रही उनको अपने जजमेंट पर आएगा उस पर। ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आसाम में एक हम लोगों को अगर आवेदन किया गया है तो हम लोग इसके लिए कहाँ पे अप्रोच करेंगे? क्या हम आयोग में इसको मूव कर सकते हैं? वहाँ कर सकते हैं, अगर रीट फाइल कीजिए वो जल्दी हो जाएगी। रीट हाईकोर्ट में रीट जल्दी होगी उसको। आप जो ह्यूमन राइट्स जो संस्था है आपकी यहाँ पर है वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन बॉडी इम्पोर्टेंट बहुत ये स्ट्रॉन्ग बॉडी में समझता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पावर बहुत है, उस पर जल्दी होता है, जल्दी काम होता है। बिल्कुल सर, उसमें हम ले सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि सर इसमें ऐसे मामलों में कई बार होता क्या है कि जो विक्टिम होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके पास कोई सबूत नहीं होता है और पुलिस कई बार मामलों में ऐसे चीजें जानबूझ के कर देती है कि व्यक्ति इसको एक साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है कि मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास कोई सबूत हो जिससे पुलिस की गलतियां भी थोड़ी साबित हो सकें और फिर रिट के माध्यम से इस पर जल्दी न्याय प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जा सकते हैं। बिल्कुल प्रभात सर, ऐसे केस में जो उन्होंने आवेदन इनिशिएट किया, हाँ सबूत है उनके पास, विक्टिम के पास कुछ एविडेंस ऐसे हैं जिससे प्रूफ हो रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की जो वो उनका जो स्टेटमेंट है और जो विक्टिम का स्टेटमेंट है बोथ आर डिफर, तो कुछ न कुछ तो है कमी। वो जरूर मिलेगा, क्योंकि मतलब जब कोर्ट में आएगा तो कोर्ट वाले उनको कहेंगे आप अपना एफिडेविट दो, पुलिस वाले को भी बोलेंगे आप जो पिटिशन वही एफिडेविट दो, तो उस पर कुछ ना कुछ जरूर आएगा।
मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसी बात नहीं है, सच सच रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा, जितने भी आप कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरा ये ठीक एक्सपीरियंस है। है। ठीक है, अगला सवाल किसी के पास है तो कृपया जल्दी से पूछें, फिर हमारे सर जो मेरा एक भी- सवाल ये है सर। सर ने जैसे कहा कि पहले जी एक स्टार्टिंग में आपने कहा कि 2 नियम पहले थे, मेल एंड फीमेल, उसके बाद 5 नए आ गए। तो 4 तो ठीक है, 5वां है डिजिटल सर। तो अभी मेरा सवाल ये है, अगर कोई भी ऑफिसर चाहे चेयरमैन हो या म्युनिसिपैलिटी हो, अगर हम उसको व्हाट्सएप के जरिए कंप्लेन देते हैं, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं? देखिए, ये सीआरपी से बताया गया है, अभी जो नई है वाली सीआरपी से आई है कि आप कंप्लेन, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो अब आप कंप्लेन थ्रू व्हाट्सएप या कोई भी उससे आप उसी साधन साधन आप दे सकते हैं, लेकिन आपको 3 दिन के अंदर आपको एक फिजिकल कंप्लेन देनी पड़ेगी, आपको हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी। ये सीआरपी में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, तो इसमें नया ये प्रोविजन है, आप दे सकते हैं। और होता है कि उनको एक वो रजिस्टर मेंटेन करना होगा, किस कंप्लेन आई क्या नहीं, सारे उस पर सिस्टम बताया गया है। एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर रहेगा, तो काम ये रहेगा कि सारे वो एंट्री करता रहे, लेकिन आपको 3 दिन आपको हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी आपकी कंप्लेन की। और आजकल तो जो हम लोग जहाँ देखते हैं, जो बड़े कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह जो भी सब हो, तो उसमें सब यही चलता है आजकल। आजकल कहाँ फिजिकल बहुत कम हो गए, लाइक विदिन 3 डेज। सर एक बात हम पूछना चाहता हूँ। जी जी सर हम कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में हम थाने पर नहीं जा सकते, तो हम मेल पर कंप्लेन देगा तो कंप्लेन एक्सेप्टेड है। मैं बता रहा, आपको कंप्लेन देने के बाद में आपको विदिन 3 दिन के अंदर आपको फिजिकल कंप्लेन देनी पड़ेगी, तब वो जरूर करेंगे। बिल्कुल आजकल तो नहीं है, जो कंप्लेन थाना वाले नहीं करते हैं, तो आप यू कैन मूव टू एसपी ऑल्सो, इसमें प्रोविजन ही है सीआरपीसी में। अभी जो नई वाली है, जो प्रोविजन है, यू कैन मूव टू एसपी ऑल्सो। एसपी को वो इंक्वायरी कर सकता है। पहले क्या था कि एसपी भेजता था ओसी को, अब पावर दिया गया है कि एसपी खुद कर सकता है, या आपके जो नीचे का ऑफिसर है उसको भी दे सकता है। तो वो ये प्रोविजन है, उसका आप यूज कर सकते हैं। और हम लोग कभी टाइम मिला तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे जो BNS जो बोलते हैं ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था, उसमें नियम है उसमें। और इनफैक्ट आज तो मैं उसके लिए तैयार था, आईपीसी मैंने बाद में देखा, मैं तैयार उसके लिए था आज में। तो हम लोग कभी करेंगे, हम लोग करेंगे। बिल्कुल एनी बिल्कुल मोर क्वेश्चन? सर नमस्कार। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है हाँ सर। बोलिए। जी रंजीत सर, आवाज आ रही है। जी सर नमस्कार। मुझे एक प्रश्न पूछना था सर। ये 1 जुलाई से अपना BNS चालू हुआ है। अगर 1 जुलाई से पहले की घटना है और 1 जुलाई के बाद में FIR दर्ज हो रही है, तो एक केस हमने एक महिला प्रताड़ना का था, वो उसका IT एक्ट से संबंधित उसका वीडियो कुछ वायरल कर दिया गया था। तो उन्होंने पुरानी IPC की ही धाराओं पर संबंधित व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज की है। तो ये केस अब BNS के माध्यम से चलेगा या फिर IPC के ही माध्यम से चलेगा? मतलब इसकी जो समय सीमा अभी BNS में निर्धारित हो गई है, उसके हिसाब से समय सीमा में काम चलेगा। इसका चार्जशीट 90 दिन में दायर करना है, या 3 साल के अंदर पूरे केस का निर्णय होगा, या फिर वो IPC के ही हिसाब से डिले होते जाएगा? ये प्रश्न पूछना था सर। हेलो। जी, संभवतः नेटवर्किंग इश्यूज की वजह से सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी सर हुआ ये था कि एक महिला का अभद्र वीडियो एक व्यक्ति के द्वारा वायरल कर दिया गया था।
हालांकि वो एफआईआर करना नहीं चाह रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसको मोटिवेट करके कि भाई एफआईआर करोगे तो आपका एलओपीडी करके एक नेटवर्क में वो रहता है, कानून बनाया है आईटी एक्ट के अंतर्गत, तो उससे वीडियो को डिलीट कर किया जा सकता है। तो उस प्रकार की समझाइश दी उसको कि एफआईआर नहीं होगा जब तक कि हम लोग उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो उस महिला ने एफआईआर कराया, लेकिन 6 तारीख को एफआईआर कराया हमने, 6 जुलाई को। और वो उसका उन्होंने पुरानी आईपीसी के ही माध्यम से उसकी सारी धाराएं लगाई, और अभी तक के उस विषय पर कोई ज्यादा संज्ञान लिया नहीं गया है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति जिला अध्यक्ष के पद पे है, युवा जिला अध्यक्ष के पद पे। तो थोड़ा राजनीतिक प्रेशर के कारण उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो यही मैं जानना चाह नहीं, रहा था। जी आप एफआईआर तो करवा ही दीजिए उस मैटर नहीं, पे। एफआईआर और तो हो गया है, अभी एफआईआर नंबर भी प्राप्त है अपने पास, 0205 है उसका। एक क्वेश्चन और ये भी था कि क्या अपन एफआईआर की जानकारी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब खैर वो सब एफआईआर की चली जाए। जानकारी आप आरटीआई से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें जानकारी है कि आप आरटीआई से एफआईआर की कॉपी ले सकते सर हैं। ऐसा है कि वहाँ पर आरटीआई में धारा 8 के अंतर्गत अपन किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी नहीं ले सकते। अगर अपन उससे संबंधित हैं, उस विषय से संबंधित हैं, तो ही अपन उस विषय की जानकारी ले सकते हैं, अन्यथा अपन किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी आरटीआई के माध्यम से नहीं ले सकते। ये है। हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो ये चीजें देखिए, आरटीआई का तो आरटीआई पर हम खुद एक वेबिनार लेना चाह रहे हैं, और हम सभी जानते हैं, आप भी काफी आरटीआई वगैरह लगाते रहते हैं, कि आरटीआई में तो उनका पहला टारगेट यही रहता है कि हम किस तरह से जवाब नहीं दें। जो भी संबंधित विभाग में हम आरटीआई लगाते हैं, तो जवाब नहीं देने के उनके पास 40 बहाने रहते हैं। और इसी तरह से आरटीआई एक पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है देश में। तो इस पर भी हम एक अलग से सेशन लाने वाले हैं, अगले अगले या उसके अगले वेबिनार में हम जरूर लाएंगे। विनोद कुमार चंदक सर, शायद उनके पास नेटवर्किंग प्रॉब्लम रही है काफी समय से, तो वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अ, हम क्या कहते हैं, इसलिए हम एक, चूंकि भारतीय न्याय संहिता ये एक इतना बृहद टॉपिक है कि 1 घंटे में इसके सभी पहलुओं पर चिंतन कर पाना, उसे समझ पाना संभव नहीं होगा। इसलिए हम इस तोमर तरह साहब, के जी। बिल्कुल। ये तोमर साहब, अभी आप बोल रहे थे जी कि, सर, नमस्कार। नमस्कार, आप अभी शायद चंडक साहब की बातों को आपने नहीं सुना ध्यान से। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जो केसेस है ना, वही भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आएंगे। जो पहले है ना, वो एज यूजुअल पहले के जैसा चलेंगे। ठीक सर है। ये एफआईआर न्याय संहिता पहले लागू होने के बाद में हुई, और घटना उससे पहले की है। तो फिर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। वो केसेस अगर के वो रजिस्टर्ड जो केस है, रजिस्टर्ड केस के बाद से डेट काउंट होता है जब भी कोई चीज केस होती है। और उसमें कभी भारतीय न्याय संहिता में एक बहुत अच्छी रूल आई है, जिसको ध्यान देने की जरूरत है, हमारे सभी मेंबर्स को समझ सकते हैं, कि इसमें पुलिस की जवाबदेही को ज्यादा थोड़ा सा किया गया है। जिसमें भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हर जिले में एक पुलिस पदाधिकारी या पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, राज्य पुलिस प्रशासन के द्वारा करना है, जो उसमें अपराध की समीक्षा करेंगे, और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल हुई नहीं हुई इसकी समीक्षा करेंगे, और उसकी सारी जानकारी पीड़िता को भी देंगे, चाहे पीड़ित को भी देंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। और उसमें एक और चीज डिफाइंड किया है कि 180 डेज के अंदर जो है सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना है, चार्जशीट वगैरह जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों को पूर्ण करना है। और चूंकि चाणक्य साहब हमारे पास बहुत अच्छी बात कहे कि विमेन को लेकर के भी चीजें की गई है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है भारतीय न्याय संहिता पे समझ सकते हैं कि वैसे जो खास करके डिसेबल लोग हैं, 60+ हैं, जो डिसेबल मतलब दिव्यांग है, 60+ हैं, और छोटे मोटे अपराध करते हैं, तो उनकी अरेस्टिंग, और 3 साल से कम उसको अगर कहीं मतलब लगता है कि 3 साल से कम का उनको सजा मिल सकता है, तो उसकी अरेस्टिंग बिना डीएसपी के सुपरविजन में होगी, और डीएसपी चाहे तो उसकी अरेस्टिंग नहीं भी हो सकती है। ये कुछ कुछ चीजें जो है सो, और विभिन्न तरीके से इनको खास करके इसको एक तरह से समझें तो भारतीय न्याय संहिता को थोड़ा, जो हमारी न्याय प्रणाली है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, न्याय विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। जैसा अभी चाटक साहब बता रहे थे कि मोर देन 5 करोड़ जो है सो केसेस पेंडिंग है। बड़ी विडंबना भी है भारतीय
कानून व्यवस्था है, भारत की जो हमारी न्याय व्यवस्था है, इस सवालिया निशान पे हमेशा खड़ा करती रही है। विभिन्न हम लोगों ने कई मामलों पर भी इस पर पे संज्ञान भी लिया था, और बस कई मामले पे हमने उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को भी इस पर हमने किया था कि इस प्रकार की जो चीजें हैं, खास करके भारतीय जो न्याय प्रणाली है, इस पर कहीं ना कहीं से सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो केसेस पेंडिंग है, जैसे चार्जशीट अब जमा ही नहीं कर रहे हैं भाई, वो आगे उन लोग प्रोसीडिंग ही नहीं कर रहे हैं, न्यायालय में है तो न्यायालय मामला, मतलब एक टाइम फ्रेम होनी चाहिए, कोई भी चीजों की टाइम फ्रेम अगर के नहीं है तो फिर उसमें काफी दिक्कत होती है। अभी भी एक और इसमें बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है, रिसेंटली हम इस मुद्दे पर बहुत जल्द हम संज्ञान भी लेने वाले हैं, पुनः एक बार हमने लिया भी था। महामहिम उस समय वर्तमान में द्रौपदी मैडम थी झारखंड के राज्यपाल, अभी वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं। मैं 2018 की बात है, वर्ष अराउंड वही जुलाई या अगस्त के महीने रहे होंगे, मैं महामहिम से मिलने गया था, और लगभग मैंने मैडम से 15 मिनट का एक डिस्कशन हुआ था। समय अर्ली फेज थी, ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश्ड हुई थी, 2017-18 के दौर थे। मैंने मैडम को उस समय आश्वस्त ये मामला उठाया था कि मैडम, ये जो भारत में अंडर ट्रायल प्रिजन है, खास करके जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, विभिन्न प्रकार से, जरूरी नहीं कि ट्राइबल है, जो अंडर ट्रायल प्रिजन है, जो मतलब खास करके बंदी हैं, ना उन्हें कोई न्यायालय से कोई चीज मिल पा रही है, लोग जिंदगी मतलब अपनी पूरी जिंदगी में ही बर्बाद कर देते हैं, ना उसको कभी रिहाई हो पा रही है, ना कुछ हो पा रही, छोटे मोटे केसेस में बंद हैं कई लोग। खास करके अगर बात करें तो इन रिस्पेक्ट ऑफ झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये जो हमारे हैं, तो वहां पर नक्सल के नाम पर आदिवासियों को बंद कर दिया जाता है जेलों में, और उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। मैंने महामहिम के बीच इस सवाल को जब उठाया था, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे याद है, और अखबार में मैंने दूसरे दिन पढ़ा था कि मैडम के द्वारा वर्तमान उस समय राज्य के डीजीपी थे और मुख्य सचिव को और चीफ जस्टिस को कॉल किया गया था, और उसमें अंडर ट्रायल प्रिजन में जितने कैदी हैं उनको लिस्टिंग करने की बात की गई थी, और उसको भारतीय जो हमारे झारखंड जालसा है, जो झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी है, या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो भी है, उसके माध्यम से उनको रिहाई करने की कोशिश तो काफी व्यापक स्तर पर की गई थी। और वही चीजें जब महामहिम के रूप में मैडम शपथ ली, जब महामहिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो प्रथम संविधान दिवस में जो उनका संबोधन था, मैंने एक एक वक्तव्य पाया कि भारत में महामहिम की जो वक्तव्य थी, वो कहीं ना कहीं से भारत के इस पूरी कानून व्यवस्था और पूरी न्याय प्रणाली पर कहीं ना कहीं से सवालिया निशान खड़ा करते थे। और एक बहुत अच्छी जो उनकी स्पीच रही, वो कहीं ना कहीं से मुझे यह लगा कि हमारे द्वारा जो उठाया गया एक विषय था, उस पर कहीं ना कहीं से चर्चाएं हुई, और यह चर्चाएं हुई तो हमें यह भी एक तरह से यह एस्पेक्ट सोचना चाहिए कि जब महामहिम भारत के एक सर्वोच्च व्यक्ति, प्रथम नागरिक, अगर इस भारतीय न्याय संहिता और भारत के जो विभिन्न पहलुओं पर सवाल खड़ा कर रही हैं, तो भारत की सरकार को कहीं ना कहीं से सोचने की जरूरत थी, और इस पर सोची। और मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी सोच के रूप में भारतीय न्याय संहिता को लाई गई, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो है सो भारत के न्याय प्रणाली, भारत की जो पुलिसिया एक कार्रवाई है, और भारत की जो न्याय व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, उसको स्मूथ करने की कोशिश करेगी, और विभिन्न तरीके से यह कारगर साबित भी होगी। और जो एक निरंकुशता है विभिन्न विभागों में, जो खास करके हमारे चैलेंजिंग बनी हुई है, ये जो आज भी लोग पुलिस के बीच और जनता के बीच आज भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रही है, भारत की न्याय प्रणाली और आम जनता के बीच जो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रही, इस पर कहीं ना कहीं से बेहतर सामंजस्य स्थापित होगी। और यह मानने की चीज भी है कि भारत में परिवर्तन होनी चाहिए। भारत एक विकसित देश के रूप में उभर रहा है। भारत आज हम 2047 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की सपना देखे हैं। तो मेरा मानना है, निश्चित रूप से हम सभी को मानना चाहिए कि भारत में जब तक हम एक बेहतर न्याय प्रणाली, बेहतर एक न्याय व्यवस्था को जब तक हम कारगर रूप से क्रियान्वयन नहीं कर लेते हैं, तब तक ये सारे सपने अधूरे रहेंगे। चाहे विकसित भारत के सपने हो या कोई भी सपने आप देख रहे हैं, तो ये विकसित क्योंकि भारत आज भी वहीं खड़ा है जो आज से बरसों साल पहले खड़ा था। भारत के जंगल, भारत के आदिवासी, भारत के एक समाज के पिछले पायदान पर खड़े लोग आज भी वही हैं। उन पर कहीं ना कहीं से विश्लेषण करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है,
और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को सामना करते हुए कार्य करने की जरूरत है। इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की भी जरूरत है। हम सभी को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। सरकार सिर्फ नहीं कर सकती है। भारत के ये हम नहीं और ये भारत की पूरी सरकार भी मानती है कि भारत के सिविल सोसाइटी का, भारत के जो एनजीओ सेक्टर है, उसकी योगदान भारत के विकास में बहुत बड़ी रही है। और इसको कोविड के दौर में साफ साफ तरीके से देखा गया है। कोविड के दौर में भारत में अगर कहीं निष्पक्ष रूप से पूरे भारत में अगर इनको एक संस्था के रूप में, चाहे एक संगठन के रूप में खड़ी रही, तो वो एक सबसे बड़े स्तर पर एनजीओ सेक्टर के लोग खड़े रहे थे और जिन्होंने भारत की जो इस कोविड की महामारी के दौर में उन्होंने निष्पक्ष रूप से कार्य किया था। और यह भी एक बहुत बड़ी सरकार की पॉलिसी में धीरे धीरे परिवर्तन भी होता जा रहा है कि भारत के सिविल सोसाइटी को अब एक अलग तरीके से देखना शुरू किए। और सिविल अलग तरीके से जो एक दौर थी जो सिविल सोसाइटी को लोग बहुत ही मतलब एक अलग तरीके से एक मान के चलते हैं कि उसको लगता था कि पता नहीं ये एनजीओ वाले लोग हैं क्या है। तो लेकिन सरकार की जो लोगों की जो सोच है वो जी सर, चूंकि वेबिनार की अपनी समय सीमा भी लगभग समाप्त हो चुकी है, माननीय विनोद कुमार सर, आप अंत में हम सभी साथियों को, जितने भी हमारे पदाधिकारी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, अंत में आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे इस संहिता से जुड़ा हुआ? मेरा सुझाव है क्योंकि आपने जो बताया कि काफी जो आदिवासी है या जो भी जो पिछड़े हुए लोग हैं या गरीब लोग हैं वो जेल में हैं, मैं मानता हूँ। कोर्ट को जो जज को थोड़ा उनको भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। कि मेरे को याद है मैं डिस्ट्रिक्ट जज गोलाघाट ड्यूरिंग कोरोना पीरियड आई डिस्पोज्ड ऑफ 38 केसेस। जो आदमी जेल में भर्ती थे सालों से, कोई मर्डर केस है, कोई क्या केस है, कोई क्या केस था, क्योंकि उसमें बाहर के आदमी नहीं आते थे, रेस्ट्रिक्शन था। तो मैंने यही किया कि जो मतलब एक्यूज जो जेल में भर्ती थे उनका केस मैंने प्रायोरिटी पर लिया था। और इस तरह मैंने 38 केस खत्म भी किए। 38 केस काफी केस होता है उस पीरियड में। तो आपको जज को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। अब जो जज उच्च न्यायालय, उच्च सर्वोच्च न्यायालय जो भी हो, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन आदमी काम कर रहा है, कौन आदमी काम नहीं कर रहा है। सब कुछ बात है। और आप जो बोल रहे हैं तो मेरे को याद आ रहा है, मैं जब गुवाहाटी जब मैंने ज्वाइन किया था, गया कि यहाँ पर अभी 1200 कैदी जेल में है। तो मैं हमारे सीएम साहब थे, एस उपाध्याय, हमने लग कर उसको करीब 800 पे लेके आ गए हम लोग। चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है कि कोर्ट को कष्ट होता है, ठीक है। आजकल काफी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, काफी नए नए कोर्ट आ रहे हैं, मैं समझता हूँ। तो हमारा ये जो सुझाव है कि जिस केस में संख्या बेसी है अभियुक्तों की, उस केस को ट्रायल पे जाए, जेल थोड़ा खाली हो। यदि किसी केस में 3 आदमी है, 3 से बेसी यदि आदमी अभियुक्त है, तो उसको मैं पहले ट्राई करता था ताकि मेरा जेल खाली हो जाए और जजमेंट मिल जाए। ये हम लोग कर सकते हैं। और जिसमें 1 या 2 अभियुक्त है, उस केस को मैं देखा था कि उस केस को हम लोग लोक अदालत में सेटल करें, यदि वो सेटल करने लायक है तो, जो केस सीरियस नहीं है। तो ये इस तरह कुछ छोटी छोटी चीज है। तो उस तरह से हर एक कोर्ट काम करे तो जेल में जो अत्यधिक जो अभियुक्त भर्ती है वो कुछ कम हो सकता है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरा यही संदेश है। बाकी हम बात करते रहेंगे और नई नई चीज आएगी बात करने से। कि आपने भी जो बोला मेरे को पूरे सारा याद आ गया। आपने जो बताया महिम राष्ट्रपति को, तो ये कुछ हो रहा है, वो तो लाइमलाइट आना चाहिए जहां जहां हो रहा है। ये आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे गोलाघाट में, आपको मिलेगा, वो आप चेक कर सकते, जजमेंट मेरा चेक। और बिल्कुल सर, एक बात करके मैं शेयर करूंगा। मैं जब पार्ट में मैंने वहां पर 5 साल से ज्यादा लंबित मामले सारे खत्म कर दिए एक्सेप्ट 1 केस।
जिस केस में आसामी जो एक्यूज था वो भाग गया था। देखिए अभी मेरे मालूम पड़ा है, मैं भी बीच में गया था आफ्टर 5 years 6 years, वो केस अभी भी खत्म नहीं हुआ। बाकी सारे केस में खत्म होकर आया था, 5 साल से थे फीमेल केस। तो ये सब बात है, जज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सब काम हो रहा तो क्या प्रॉब्लम है, काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। सर, अंत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, माफी जी चाहूंगा, मैं अचानक से कट गया। चांडक साहब, विशेष रूप से आपका बहुत ही आभारी है पूरी संस्था की तरफ से, पूरे समसाथियों की तरफ से, क्योंकि आप इस संस्था के अभिन्न अंग भी हैं और आप सभी का, आपका विशेष रूप से हम सभी को हमेशा से मार्गदर्शन मिलता रहता है। और चूंकि आप एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत भी रहे हैं, तो आप इस खास करके सभी समस्त चीजों को बहुत ही बारीकी से समझ पा रहे होंगे कि चूंकि समस्या अभी भारत में एक ज्वलंत समस्या के रूप में जो कई चीजें खास करके अंडर ट्रायल जो प्रिजन के मामले हैं, ऐसे मामले हैं जिस पर एक विस्तृत रूप से कार्य करने की जरूरत है। आपके द्वारा अभी सूचित किया गया कि हम अपने कोर्ट में शायद एक केस आपके यहाँ पेंडिंग रहा आपके कार्यकाल में, बहुत अच्छी है। भारत की जो हमारी खास करके जो जुडिशरी सिस्टम के लोग हैं और जो हमारे देश के जो विभिन्न न्यायाधीश हैं और जस्टिस हैं, तो कहीं ना कहीं से इस पर एक विस्तृत रूप से कार्य करने की जरूरत है और ये एक संवेदनशीलता अंतर्गत लाने की बहुत जरूरत है कि हम जो है इस जो हमारी जो दायित्व है उसका उचित तरीके से निर्वहन करें। ये उनका दायित्व है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी दायित्व है, उनका दायित्वों का निर्वहन उन्हें करनी चाहिए। विशेष रूप से आप पूरी संस्था की तरफ से हम आपका पुनः आभार प्रकट करते हैं। हमारे समस्त साथी का आभारी हैं और आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और जल्द ही हम और भी बेहतर तरीके से किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं उस पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और संस्था को नई ऊंचाई और नई आयाम तक ले जाएं, इसमें आपकी मार्गदर्शन और आपके सहयोग हेतु सदैव आभारी रहेंगे। और आने वाले समय में हमारे सदस्य आपके मार्गदर्शन लेते रहेंगे, आपका सुझाव लेते रहेंगे। हम सभी के लिए मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोर्ट में। बिल्कुल, आपका आभारी भी हम रहेंगे। मैं भी कोर्ट में, ऐसा कोई मतलब केस आता हो गुवाहाटी में, आपने बताइए, जरूर बताइए और ऐसे मैं जरूर उसमें इंटरेस्ट लूंगा। पदाधिकारियों से भी पदाधिकारियों समस्त सदस्यों से आग्रह भी करते हैं कि अगर कहीं ऐसे केसेस जिसमें लगते हैं कि हमारे सहयोग प्रदान कर सकते हैं, बेवजह फालतू की चीजें ना हो, जो जेन्युइन केसेस हो जिस पर लगता है कि हमें उनके सहयोग की जरूरत है और हमें उनकी मार्गदर्शन की जरूरत है, तो बेहिचक हमारे संस्था में कई लीगल एडवाइजर्स भी हैं, पूरे ऑलमोस्ट हर जिले में हैं, हर राज्य में हैं। और चूंकि हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं, तो हम उनका जरूर मार्गदर्शन लें, लेकिन बेवजह परेशान ना करें। कई होते हैं ना कि छोटे छोटे मामले में, वैसे आप कोशिश करें कि आप जो है सो अपनी मर्यादा और अपने गरिमा के अनुरूप कार्य करें और सभी इनका विशेष रूप से मार्गदर्शन जरूर लें। और ये खास करके भारतीय न्याय संहिता की जो हम आज परिचर्चा कर रहे हैं थे, और आप ये एक परिचर्चा बहुत छोटी परिचर्चा है, अगर कि भारतीय न्याय संहिता परिचर्चाएं होना शुरू हो तो एक लंबी डिबेट का विषय है और बहुत लंबा एक विषय के रूप में इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता एक, भारत में दो ही चीजें सबसे चैलेंजिंग कार्य करती है, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, जिस पर हमेशा सवाल खड़ा करती रहती है। तो इस पर हम, हमारा कोई सवाल खड़ा करना कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम अभी इस पर बात विचार कर रहे हैं और इस पर एक बार गहन हम सभी को जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और खास करके मानवाधिकार के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो इस विषय पर बहुत विस्तृत रूप से सवाल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो क्योंकि हम लोग क्या है कि इशूज देखते रहते हैं, हर घर घर तक हम लोग एक समाज के निचले मैदान पर खड़े लोगों का इशूज को भी देखते रहते हैं। और एक मैं आपको सर छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे एक केस था छोटा सा, मैं चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि न्याय संहिता का भी दुरुपयोग किस प्रकार से पहले किया जाता है कई कई केसेस। एक हमारे झारखंड का ही केस था, दुमका जिला का था। एक की शादी होती है, दो, और बहुत अच्छे तरीके से उनका परिवार चल रहा था। अचानक एक उपरोक्त महिला के द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि आपने डॉरी का केस लगा दिया गया। डॉरी केस लगाने के बाद क्या है कि आप तो खुद जानते ही हैं, डॉरी और घरेलू प्रताड़ना का केस लगाया गया, उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। और वो लड़का बहुत ही बिजनेस क्लास के बहुत अच्छा फैमिली थे और परिवार का सदस्य रहा है, तो उनके पर जो लगाया गया वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के लिए लगाया गया था, स्विफ्ट डिजायर।
जबकि उसके घर में ऑलरेडी मेरे नॉलेज में 2 ऑडी की गाड़ियां खड़ी थी और 2-3 मर्सिडीज थी ऑलरेडी। ठीक, तो वो बेचारे बहुत रिनाउंड व्यक्ति थे, तो वो जो है संपर्क कर रहे थे, विभिन्न प्रकार से प्रशासनिक पदाधिकारियों को संपर्क कर रहे थे, लेकिन शायद संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था, कहीं न्याय की आस कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे एक सदस्य पदाधिकारी थे, उनके माध्यम से हमारे तक पहुंचे। तो हमने कहा कि क्या मामला है बताया जाए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, हमें जो है फर्जी केस में फंसा दिया गया, और बताइए हमारा एक गरिमा है, कम से कम बोलता है कि BMW वगैरह मांग रहे थे तो मानते 2 मिनट, अब स्विफ्ट डिजायर पे हमको दहेज प्रताड़ना का केस लगा रहे हैं। तो मतलब मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है। तो मैंने बस उस केस पे क्या किया था मैं, चूंकि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सदस्यों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एक लाइफ उसको बचाया था, बहुत अच्छी चीज है। उस पे कई पुलिस पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट भी था। तो उसमें हुआ क्या कि उसमें मुझे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला, उस महिला के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था। वो रिपोर्ट जो है सो कहीं ना कहीं से संदेहास्पद थी। उस रिपोर्ट पे क्या किया, हमारे 2-3 टीम के मेंबर थे, तो उनको उस डॉक्टर के यहाँ भेज दिया। मैंने कहा कि आप एक बार जाइए और इस रिपोर्ट का पहले खंडन करिए कि क्या ये रिपोर्ट सही है। उस डॉक्टर के पास गए, मेरे पास पूरी पेपर है, मैं उसको पूरा दिखा सकता हूँ, एक एक चीज है। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये ना मैं पेशेंट को देखा हूँ, जो घरेलू प्रताड़ना की केस लगी थी उसमें बता रहा हूँ, ना इस पेशेंट को मैं देखा हूँ, ना इस पेशेंट को मैं जानता हूँ, ये रिपोर्ट फर्जी है। मैंने उसको लिखवा लिया गया, और मैं उस पूरे मामले को वेदन के लिए, सुपरविजन के लिए मैंने तत्कालीन SSP धनबाद जिला का, चूंकि मामला संबंधित था, जो महिला ने केस किया था धनबाद जिला का, तत्कालीन SSP शायद कौशल किशोर जी थे। मैंने उनको, कौशल किशोर जी को, SSP को लिखा एक लेटर की सुपरविजन किया जाए, चूंकि ये मामले हैं, और आप उसमें सुपरविजन किया गया ग्रामीण SP के द्वारा, उसकी अध्यक्षता में उसको सुपरविजन किया गया, और सुपरविजन में पाया गया कि वो केस जो है सो फॉल्स है, और उस व्यक्ति, उसमें एक SDPO मतलब DSP रैंक के पदाधिकारी जो है सो सस्पेंड सो कॉज भी हुए थे, एक SI हुए थे, और उसमें पूरी केस एक बार में वो क्लीन चिट, न्यायालय में मामला एकदम क्लीन चिट हो गई थी। उस परिवार का एक बच्चे का जो है सो, और उसमें एक पूरी तरीके से एक मामले को क्या कहते हैं उसको, एक तो हमारा क्या है, मतलब इस मामले को हम इसलिए हम आपको बताएं क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जो परेशान करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। ऐसे मामले को नहीं करना चाहिए। ऐसे में भारतीय न्याय, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, उसका दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए, चाहे IPC उसका दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। आप एक अच्छे वे में करें, अगर कहीं सच में आप टीम है तो चीजें हैं तो उसको करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं हमारे, और हम सिंपल अपने सदस्यों से एक आग्रह करेंगे, पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि ऐसे जब मामले आए तो आप सीधा सुपरविजन उस केस का करवाएं। सुपरविजन इज द बेस्ट। अगर कि आपको लगता है थोड़ा सा भी कि केस में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे हैं, तो आप सुपरविजन कराएं। सुपरविजन आप करने से कई चीजें जो है ऑटोमेटिक उसकी क्लैरिटी आ जाती है। सुपरविजन के लिए आप फाइंड करिए कि कहाँ पर उसको हम थोड़ा लूप हॉल है उस केस को, और उसको सुपरविजन कराइए। सुपरविजन से बहुत सारी चीज, ऐसा नहीं कि कार्रवाइयां नहीं होती है, चाहे सारी सिस्टम सोई हुई, ऐसा नहीं है। और चलिए, पुनः आप सभी का और हमारे चांडक साहब का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और समस्त साथियों को मैं सादर अभिनंदन और सादर बहुत बहुत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिश्रा जी, पहले एक सेक्शन था 420 IPC में, ये आदमी 420 है। मैं सबको कहना चाहूंगा जो सुनने वाले हैं, अब वो सेक्शन नहीं रहा, 420 हटा दिया गया है, अब आ गया 318। ठीक है, नई संहिता में। अब आप किसी बोलते हैं 420 आ गया है, आप नहीं बोल सकते, आ गया 318 में। बस लाइटर वे में आपको बता रहा हूँ मैं आपको, जो बोलते हैं 420 आदमी है, 40 आदमी है, वो नहीं है। अब इट हैज कम टू सेक्शन 318। सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसा कि आज के इस वेबिनार की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, माननीय विनोद कुमार चंडक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हम सभी को मार्गदर्शित किया, एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आप में से जितने पदाधिकारी इस वेबिनार से जुड़े रहे और इस वेबिनार को सफल बनाने में आप सभी का सहयोग रहा है, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वेबिनार में नेक्स्ट संडे को मिलने का ट्राई करेंगे, एवं हमारा अगला जो प्रोग्राम होगा, जो हमारे एक्टिविटी लिस्ट में हमारा प्रोग्राम 15 अगस्त का है,
तो मैं सभी पदाधिकारियों को कहना चाहूंगा कि आप सभी तैयारी करें 15 अगस्त को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप चाहे सामान्य सदस्य हैं, चाहे जिला लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, आप सभी को वो प्रोग्राम करने हैं और उसकी तैयारियां आप अभी से प्रारंभ कर दें। ये केवल हमने आपको रिमाइंडर करने के लिए याद दिलाया है। एवं भारतीय दंड संहिता पर हम व्यवहारिक जानकारी के लिए अगला एक आध सेशन और लाएंगे। एक ही वेबिनार में सभी बिंदुओं को समझ पाना संभव नहीं होता है, तो हम एक आध और वेबिनार लाएंगे जहां पर और सारी क्लियरिटीज इस न्याय संहिता के बारे में आप सभी के समक्ष आ पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वेबिनार को यहीं पे समापन करता हूं। मिलते हैं अगले वेबिनार में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।